हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 9th की ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 अपलोड हो चुका है। इसके पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो हम लोग आज चल रहे हैं पार्ट 5 चल रहे हैं, जो कि अंतिम पार्ट होगा इस चैप्टर का, चैप्टर 2 का। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या चीज़, चैप्टर 3 में चलेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग चलते हैं, इसके पहले पढ़ चुके थे मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि में कुछ रह गया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। करा विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर है। कौनपुर छोटा नागपुर, कौन नागपुर छोटा नागपुर, कौन कटक अमरकंटक, कौन कटक अमरकंटक का पठार है। सतपुड़ा की 1335 मीटर ऊंचा धूपगढ़ चोटी पंचमंडी पहाड़ी पर है। करा सतपुड़ा की सबसे लंबी पहाड़ी चोटी कौन सा है? धूपगढ़ चोटी। कौन गढ़ चोटी? धूपगढ़ चोटी। कौनगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी। किसकी ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर है। ये किस पहाड़ी पर स्थित है? पंचमढ़ी। कौन मढ़ी? पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों मेरे साथ आप भी बोला करिए, जिससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगा, प्रॉब्लम होगा नहीं। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार एक सुस्पष्ट पठारीय इकाई है। इस क्षेत्र में सबसे अच्छा है छोटा नागपुर का पठार। इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिला, इसका विस्तार कहाँ है? बिहार राज्य के गया जिला के दक्षिण सीमा तक है। इसका विस्तार कहाँ है? बिहार राज्य। कौन राज्य? बिहार राज्य के दक्षिण सीमा तक है। इस पठारी भाग में, कौन पठारी भाग में? इस पठारी भाग में बहने वाली नदियां दामोदर, सोन। करा की जो दक्षिण मध्य पठारी है छोटा नागपुर का पठार, उसमें कौन कौन सी नदियां बहती है? तो कौन कौन? दामोदर। कौन मोदर? दामोदर। सोन, स्वर्ण रेखा। दामोदर, स्वर्ण और स्वर्ण रेखा। क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि भारत के कौन सी नदी को रुद्र नदी कहा जाता है? तो भारत के दामोदर नदी घाटी को कौन से रुद्र क्षेत्र कहा जाता है। ये इंटर का है, जो आपको इंटर में क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछा गया है, इसी बार पूछा गया इंटर में क्वेश्चन दामोदर वाला कि रुद्र, भारत का रुद्र किसे कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को भारत का रुद्र कहा जाता है। अब रुद्र क्या है सर? रुद्र तो आपको इंटर में पता चलेगा, लेकिन हम आपको बता दें, क्वेश्चन हम देखें इंटर का, तो आप इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसका पश्चिमी मध्यवर्तीय भाग, कौन मध्यवर्तीय भाग? पश्चिमी मध्यवर्तीय भाग 1100 मीटर ऊंचा है, जो पात क्षेत्र कहलाता है। पात क्षेत्र कहाँ कहलाता है? तो दक्षिण उच्च भूमि के पश्चिमी मध्यवर्तीय भाग है, जो 1100 मीटर है ऊंचा है, उसी को कहते हैं पात क्षेत्र। कौन क्षेत्र? पात्र क्षेत्र। और छोटा नागपुर झारखंड का सबसे ऊंचा पठारीय क्षेत्र है। और छोटा नागपुर झारखंड का सबसे ऊंचा पठारीय क्षेत्र है। तो क्वेश्चन आएगा, झारखंड के सबसे ऊंचा पठारीय क्षेत्र कौन है? छोटा नागपुर। कौन नागपुर? छोटा नागपुर। रांची का पठार इसके पूरब में है, और रांची का पठार झारखंड में स्थित है। रांची आपको पता है, इसी का क्या है? पूरब में है। किसका पठार? रांची का पठार। किसका पठार? रांची का पठार पूरब में है, तथा उसकी ऊंचाई औसत 600 मीटर है। रांची के पठार का औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर है। तीसरा, कौन सारा? तीसरा पठार निचले हजारीबाग का पठार है। और तीसरा जो पठार है ना, इसका निचला हजारीबाग। कौन बाग? हजारीबाग। अब बताइए हजारीबाग का क्या चीज़ फेमस है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं अगर जानते हैं तो। जिसका ऊंचाई औसत 300 मीटर। हजारीबाग का जो है तीसरा पठारी भाग है, जो कितना ऊंचाई इसका? 300 मीटर। यहाँ पारसनाथ की पहाड़ियाँ 1365 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन पूछेगा, पारसनाथ की पहाड़ियाँ मध्य उच्च भूमि में किस भाग पर स्थित है? तो झारखंड के तीसरी पठार निचली हजारीबाग में स्थित है। उसका ऊंचाई कितना है?
300 मीटर है। इस पर कौन चीज स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ियाँ। मान्यता कि पारसनाथ के पारस की पत्थर होता था जो जिसमें छूता था ना वो क्या बन जाता था? सोना बन जाता था। ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ कितना उसकी ऊंचाई है? 1365 मीटर ऊंचाई है। कौन ऊंचाई? ऊंचाई। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी की घाटी है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में किसकी घाटी है? तापी की घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तापी और नर्मदा दोनों नदियां कौन घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से। ध्यान देने योग्य बात है, पॉइंट है। बोल कैसे सर? क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा ने कि इनमें से कौन सी नदियां हैं जो भ्रम घाटी से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन में दे रहेगा नर्मदा, तापी। ऑप्शन ए में नर्मदा, ऑप्शन बी में तापी, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप मारिएगा क्या? बी, सी, ऑप्शन नंबर सी, ए बी और दोनों, नर्मदा और तापी दोनों। अब कहेगा नर्मदा और तापी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से क्या होता है? नर्मदा और तापी निकलती है। कर अरावली। कौन बली? अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैला हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा अरावली के पर्वत कहाँ से तक फैला हुआ है? तो अरावली पर्वत जो है दक्षिण पश्चिम गुजरात से लेके उत्तर पूर्वी दिल्ली, गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणी फैला हुआ है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं। और दिल्ली की निकट इसे कौन पहाड़ियाँ कहते हैं? दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं। दिल्ली के निकट से दिल्ली की पहाड़ियाँ कहते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई 3920 मीटर तक है। और सॉरी 3000 नहीं, 300.920 मीटर तक है। किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू, कौन आबू? आबू के निकट इसकी सबसे ऊंचे चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है। कौन आबू? माउंट आबू के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर। कौन शिखर? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर ऊंचा है। दक्कन का पठार इंपॉर्टेंट है, 10वां के लिए, इंटर के लिए, बीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। किसकी पठार? दक्कन का पठार। किसका पठार? दक्कन का पठार। अजी किसका पठार? दक्कन का पठार। तो देखते हैं दक्कन का पठार क्या है। करा दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा दक्कन ट्रैप किसे कहा जाता है? दक्कन के पठार को ही दक्कन ट्रैप कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन गया। यह लावा द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन पूछेगा दक्कन के पठार किस तरीका से निर्मित है? तो दक्कन के पठार लावा द्वारा निर्मित पठार है और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्कन के पठार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र। कौन राष्ट्र? महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश भाग पश्चिमी आंध्र प्रदेश। कौन आंध्र प्रदेश? पश्चिमी आंध्र प्रदेश। कौन नाटक? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा दक्कन पठार में कौन कौन से राज्य सम्मिलित है? तो आप लिखिएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये सब किसके पठार पर स्थित है? दक्कन के पठार पर क्या है? स्थित है। कौन स्थित है? स्थित है। दक्कन के पठार पर स्थित है। अधिकार बताते हैं यहाँ लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई 2123 मीटर तक मानी जा गई है। यहाँ के लावा जो फूटा है ना उसका गहराई कितना है? 2324 मीटर, 34 मीटर तक है। किंतु पूरब और उत्तर की ओर इसकी गहराई अपेक्षाकृत कम है। अब पूरब से लेकर उत्तर की ओर इसका अपेक्षाकृत क्या है? कम है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबाई से फैला हुआ है। पश्चिमी घाटी पर्वत उत्तर में से तापी नदी के बाटे तट से प्रारंभ होकर दक्षिण के कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर तक क्या है? लंबा तक क्या है? फैला हुआ। कौन?
दक्कन का पठार फैला हुआ है। इसे सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सह्याद्री की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन पूछेगा सह्याद्री की पहाड़ियाँ किसे कहते हैं? तो पश्चिमी घाट है जो प्रारंभ में तट से लेकर कहाँ दक्षिण के कन्याकुमारी तक फैला हुआ, जिसे ही क्या कहते हैं? सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहा जाता है। यह 4 प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण क्रमशः, इसमें 4 प्रमुख दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप याद कर लीजिए। कौन कौन? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सीना कोटा। 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 ये 4 प्रमुख दर्रे हैं जो कहाँ है? पश्चिम घाटी पर्वत में स्थित है, जो दक्कन के पठार में। अब पश्चिम घाटी पर्वत कहाँ स्थित है? दक्कन के पठार में स्थित है। कौन नदी होकर गुजरता है? तापी नदी से होकर गुजरती है। इसलिए याद रखिएगा। कौन रखिएगा? याद रखिएगा। पालघाट से सिनाकोटा में है। दक्षिण की ओर पश्चिम घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियाँ द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाटी पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। कौन घाट से मिल जाता है? पूर्वी घाट से मिल जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। कौन बेटा? दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितना है? 2670 मीटर ऊंचाई है। लेकिन दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अन्नामुलाई। कौन मुड़ाई? अन्नामुलाई। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान है, दक्षिण पश्चिम के, लेकिन दक्षिण भारत के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी। कौन मुड़ी? अन्नामुड़ी। उसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। कितना मीटर? 2695 मीटर। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पर स्थित है। कौन मलाई की पहाड़ियाँ पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पर स्थित है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में, महानदी की घाटी से कोची में? दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी देश में 1800 किलोमीटर की लंबी में पूर्वी घाट पर्वत फैला हुआ है। कौन घाट पर्वत फैला हुआ? पूर्वी घाट पर्वत फैला हुआ है। तो ये किसका पठार हुआ? दक्कन का। इसे देख लेते हैं, आपको पठार ढाल दिख रहा होगा, ये पूरा यहाँ तक। इसको कहते हैं पूर्वी घाट, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। ये पठारीय भाग है, ये पूरा क्या है? भरा हुआ है। ये अन्नामलाई है जो पहाड़ियाँ है, पत्नी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बंगलोर है, पतन पहाड़ियाँ है, कोरामंडल है, इस सब क्या है? इसी पठार के अंतर्गत आता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कौन होगा? आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे। कौन गे? आगे। करा पश्चिम घाट से बिल्कुल भिन्न है। यह पश्चिम घाट से क्या है? बिल्कुल भिन्न है। यह अधिक कटा छटा है। यह अधिक कुछ है? कटा छटा है तथा पहाड़ियों के रूप में होता है। आई किसके रूप में होता है? पहाड़ियों के रूप में होता है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी। कौन गिरी? महेंद्रगिरी। आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई। कौन मलाई? नल्लामलाई। क्वेश्चन पूछेगा, आंध्र प्रदेश में कौन पहाड़ियाँ? नल्लामलाई, पालकोंडा तथा अन्नामलाई। पालकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में कौन गिरी? महेंद्रगिरी। तो उड़ीसा में कौन कौन पहाड़ी है? महेंद्रगिरी पहाड़ी। आंध्र प्रदेश में कौन है? नल्लामलाई और पालकोंडा। उसी प्रकार से तमिलनाडु में कोची है? अन्नामलाई। तमिलनाडु में पच्छामलाई, शिवराय, पल्लनी तथा बेलिंग पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ यहाँ पर कौन स्थित है। ये पहाड़ियाँ, कौन पहाड़ियाँ? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा पृथक होती है। ये सब पहाड़ियाँ किससे द्वारा अलग होती है? महानदी द्वारा अलग होती है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो कह सकते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और कौन से पठार से बहकर निकलता है? दक्षिण के पठार से निकलता है, पश्चिमी घाटी से। ये दक्कन का पठार, सॉरी पश्चिमी के पठार बोल दिया, दक्कन का पठार से निकलता। ये नदियाँ उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है। ये सारी नदियाँ कौन? उपजाऊ मैदान, जिसमें यानी कि उपजाऊ मैदान कौन मिट्टी का लाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख के तुरंत बताइए कि उपजाऊ मिट्टी कौन सा होता है। अब नदियों द्वारा बहा कर लाया गया पुराना मिट्टी को क्या कहते हैं और नई मिट्टी को क्या कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख कर आपको हमें बताइए। अब हमको करा तटीय मैदानीय रेखा। कौन रेखा? तटीय मैदान। कौन मैदान? तटीय मैदान। करा दक्षिण के पठार के दोनों किनारे पर
तटीय मैदान का विस्तार है। कह रहा दक्षिण के पठार के दोनों मैदान पर किसका मैदान विस्तार है? तटीय मैदान है। इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रियाओं द्वारा या नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा होता है। इस मैदान का निर्माण किसके द्वारा? समुद्र क्रियाओं द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा होता है इसका निर्माण। इस मैदान को दो बड़े भाग में, इस मैदान को कई बड़े भाग में? दो बड़े भाग में, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी कोमोरीन अंतरीप तक फैला हुआ है। कौन ला हुआ है? फैला हुआ। अजी कौन ला हुआ है? फैला हुआ है, अंतरीप तक फैला हुआ। इसकी औसत चौड़ाई, किसकी? कौन चौड़ाई? औसत चौड़ाई 1060 किलोमीटर के मध्य है। इसकी औसत चौड़ाई कितना है? 1060 किलोमीटर से मध्य है। इस मैदान भाग में, कौन मैदान भाग में? इस मैदान भाग में बहने वाली नदियाँ अत्यधिक तीव्र गति से बहती है। इस मैदान में बहने वाली नदियाँ क्या होता है? अत्यधिक तीव्र गति से बहती है। इसीलिए नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता है। ये ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ेगा और ज़्यादा ऊंचा से गिरेगा नदी तो पानी का स्पीड बढ़ेगा। अब पानी से स्पीड बढ़ेगा तो मिट्टी क्या होगा? पूरा दहाव के लेके चल जाएगा, इसको जमाव तो नहीं हो पाएगा, मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता है। इसकी दक्षिण भाग में कई लैंगून पाए जाते हैं। इसके दक्षिण भाग में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे लैंगून पाए जाते हैं तटीय मैदान में। न्यू मंगलूर और कोच्चि के बंदरगाह ऐसे ही लैंगूर से बने हुए हैं। कौन मंगलूर? न्यू मंगलूर और कोच्चि के बंदरगाह। आप कहेगा सर बंदरगाह कहाँ है? जैसे एयरपोर्ट किसको कहते हैं? जहाँ जहाज आकर रुकता है उसको एयरपोर्ट कहते हैं। उसी प्रकार जहाँ पानी के जहाज आकर रुकता है उसको क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो आपको लैंगून भी समझ में आया होगा। यानी कि क्या होगा? इस तरीक़ा से न समुद्र के तट होगा, यहाँ पर न बहुत सारे लैंगून, इस तरीक़ा से मट्टी यहाँ भरल होगा, निकलल होगा ज़्यादा मात्रा में। स्थल भूमि यही है, अब मट्टी वाला भूमि यहाँ तक निकले होगा तो इसी को क्या कहते हैं? लैंगून क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर कुछ अवशिष्ट मैदान भी निर्माण हुआ है, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय मैदान मुख्य, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तर भाग को कोकन और दक्षिण भाग को मालाबार तट मैदान कहते हैं। उत्तर भाग को कोकन और दक्षिण भाग को मालाबार तट मैदान कहते हैं। नदिया की गति तीव्र होने के कारण, नदिया की गति तीव्र होने के कारण प्रायः सभी नदियां द्वारा मुहाने पर ज्वालामुखी, कौन मुखी? ज्वालामुखी, जिसको कहते हैं एस्चुरी का विकास हुआ है। नदियां के तीव्र गति के कारण यह मैदान काफ़ी कटा छटा हुआ है। और नदियां की तीव्र गति है, तीव्र गति कहने का मतलब तेज़ी से उतरता है, तो जहाँ से जाएगा मिट्टी सामने आएगा उसको काट के लेके चला जाएगा, इसलिए बहुत कटा छटा भाग है। कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से काफ़ी अधिक चौड़ा है। इसका चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक है। इसकी चौड़ाई कितना है? 160 से लेकर 350 किलोमीटर तक है। यह भाग उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी के केमोरीन अंतरीप तक फैला हुआ है। ये दक्षिण में कन्याकुमारी से कोरोमीन तक क्या हुआ है? फैला हुआ है। इस मैदान का निचला भाग डेल्टा है और इस मैदान का निचला भाग डेल्टा है। आप बताइएगा कि नहीं भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है या दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है और कहाँ स्थित है? जी हमको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। डेल्टा है। ऊपरी भाग अधिकांश नदियों के निक्षेप से बना हुआ, और जो ऊपरी भाग है ना बहुत सारे नदियों के निक्षेप से बना हुआ है। इसके निचले भाग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने पठार के निचले भाग से अवसाद लाकर निक्षेपित किया है। और इसके जो निचले भाग में है ना बहुत सारे नदियों के पठार के लाकर सब क्या कर दिया है? गाद खाद को बैठा दिया, निक्षेपित कर दिया है। इस मैदान में तट के निकट फैले रेत की टीले से घिरा हुआ छिछला लैंगूर निर्मित है, जिसे झील की संज्ञा भी दी गई है। जिसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। इस तटीय मैदान के उत्तरी भाग को गोलकुंडा तथा दक्षिणी भाग को कोमोरोन मंडल कहा जाता है। इसे उत्तरी भाग को कुछ कहा जाता है? गोलकुंडा तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। कौची कहा जाता है? कोरोमंडल। क्वेश्चन पूछेगा गोलकुंडा किसे कहा जाता है? तो तटीय मैदान के उत्तरी भाग को गोरोमंडल और तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। गोलकुंडा
तट और कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय मरुस्थल क्या है। भारतीय मरुस्थल छोटा टेप्टल है, उसके बाद द्वीप समूह, उसके बाद खेला होवे करा। पचमा में पढ़ने का हम लोग है भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं। राजस्थान के पश्चिम में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है। राजस्थान के पश्चिम में क्या है, बड़ा शुष्क प्रदेश है, जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल भी कहा जाता है। हम लोग याद किए मैप में, तो आप देखेंगे भारत मैप है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, यानी कि पश्चिम इधर है। तो आप इधर देखेंगे कि राजस्थान और गुजरात होगा, तो राजस्थान के बारे में बात हो रहा है कि भारतीय मरुस्थल कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, जिसे राजस्थान का मरुस्थल भी कहा जाता है। यह 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। कौची मरुस्थलीय भाग इतना लंबा चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,40,04,000 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रायः शुष्क जलवायु क्षेत्र, यहाँ शुष्क वर्षा वर्षा ज़्यादा होता नहीं है। यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होता है, यहाँ 15 सेंटीमीटर यानी न के बराबर होता है। बरसात के मौसम में कुछ नदियाँ नज़र आती है, और यहाँ सिर्फ बरसात के मौसम है ना, जैसे कि बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में आप वर्षा के बूंद लाएं, 15 मीटर ही यहाँ बरसाएं। कहाँ, मरुस्थल में, भारतीय मरुस्थल में कहा जाता है। मौसम कुछ नदियाँ आती है जो कि कुछ समय के बाद बालू में विलीन हो जाती है। कुछ समय तक आया बालू में ही सब खत्म, खाली बालू ही बालू तो है, सब खत्म हो जाता है। यहाँ बालू के टिब्बों एवं बरखान का विस्तार बहुत अधिक है। यहाँ बालू के टिब्बे, मैंने टिब्बे मतलब कुछ होता है सर, हाँ डिब्बे नहीं है, टिब्बे यानी कि बालू के टीला, जो ऊंचा ऊंचा इस तरीके से टीला देखे होंगे, मूवी वूवी में देखे होंगे ना फिल्म में, तो टीला दिखाई, उसी को टिब्बा कहते हैं। यहाँ की एकमात्र बड़ी नदियाँ लूनी है। तो राजस्थान की ध्यान देने योग्य बात है कि राजस्थान की एक मात्र नदी, बड़ी नदियाँ कौन है, लूनी। कौन नहीं, लूनी। यह भारत में अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदियाँ है। इस नदी का अंत कच्छ के रण में होता है। लूनी नदी का अंत कहाँ होता है, कच्छ के रण में। तो ध्यान देने योग्य बात है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत राजस्थान की सबसे प्रमुख नदियाँ कौन है, लूनी। लूनी का अंत कहाँ होता है, तो कच्छ के रण में इसका अंत होता है। ये लास्ट एंड फास्ट पॉइंट है, जिसको कहते हैं द्वीप समूह। कौन समूह, द्वीप समूह। अजी कौन समूह, द्वीप समूह। द्वीप समूह भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप है। भारत के समुद्री सीमा में कितना द्वीप है, टोटल 1256 द्वीप है। ये मुख्य दो समूह में बांटे गए हैं, दो समूह में बांटे गए हैं। कौन, ये मुख्यतः दो समूह में बांटे गए हैं। 1 मिनट हम आपको मैप के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरीक़ा से बांटे गए हैं। जैसा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, किसका मैप ये है, भारत का मैप। अजी किसका मैप, भारत का मैप दिखाई दे रहा होगा आपको ही। तो यहाँ देखें निचली के भाग हम लोग बात कर रहे हैं कि जो नदी द्वीप है, भारत की जो नदी पे, इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर देख रहा हो आप, बोलोगे सर द्वीप समूह क्या है, वैसा स्थान जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी ही पानी हो, छोटा भाग वो, वैसा छोटा सा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। तो इधर देखिए ये भी द्वीप है, ये भी द्वीप है, चारों तरफ पानी है कि नहीं है, सभी देखिए इधर चारों तरफ पानी है, तो ये क्या कहलाता है, द्वीप समूह। एगो के पूरा मिलाकर क्या कहलाएगा, द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी में कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ तक आपको देख रहे होंगे फैला हुआ होगा है ना, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट तक लास्ट होगा भारत का। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इधर देख रहे होंगे, इधर भी आपको छोटा सा बिंदी सा टिकली वाला बिंदी, छोटका बिंदी लगाते होंगे, देखते होंगे ना, वैसा दिख रहा है। ये कौन है, सारा को कौन द्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं। कौन द्वीप, लक्षद्वीप कहते हैं। तो वही कह रहा है, वही करा है। तो बोल क्या करा वही सर, हम कि यहाँ पर देखिए वही करा ना कि टोटल दोनों साइड के बंगाल के खाड़ी अरब सागर को मिलाएंगे, टोटल कितने द्वीप होंगे, 1256 द्वीप होंगे। कितने द्वीप, 1256 द्वीप होंगे। कितने द्वीप होंगे जी, 1256। मुख्यतः 2 समूह भाग बांटा गया। कौन, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में लगभग कितना है, 572 द्वीप हैं। टोटल बंगाल की खाड़ी में कितना है, 572 द्वीप हैं। कौची हैं, 572 द्वीप हैं। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में टोटल इतने द्वीप 572 द्वीप हैं। उसी प्रकार आप देख रहे होंगे तो कह रहा होगा क्या, जिसकी 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। 572 में मात्र कै द्वीप, 36 द्वीप पर ही क्या रहते हैं, मानव रहते हैं। मानव आबादी पाया जाता है, यानी कि मानव रह पाते हैं।
पर आबादी पाए जाते हैं। अरब सागर में 47 द्वीप है टोटल। अरब सागर इधर है तो इधर टोटल कितने द्वीप है? 47 द्वीप है। अब सवाल उठा होगा कि सर क्या इधर 47 पर मानव रह जाता? हम कि नहीं, चलो देखते हैं इससे कितना द्वीप है। 47 द्वीप है। इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा पर अनेक द्वीप है। गंगा सागर महानदी के डेल्टा पर भी बहुत सारे क्या है? अनेक द्वीप डेल्टा है, जिसको द्वीप कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे क्या है? द्वीप है। अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, भारत है या श्रीलंका, इसके बीच में देख रहे होंगे छोटे छोटे बहुत सारे क्या हैं। इसको हम आपको मिटा के दिखाने का प्रयास करते हैं। छोटे छोटे देखिए, अब आपको उम्मीद है दिखाई दिया होगा। देखिए ये भारत है क्या? श्रीलंका है। इसके बीच भी देखिए छोटे छोटे बहुत सारे क्या हैं? द्वीप हैं। इस दोनों के बीच दो छोटे छोटे ये करा। भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं। इसी प्रकार से गुजरात, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप है। और इसी प्रकार से गुजरात के, केरल के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के तट पर भी यानी कि नज़दीक में भी इधर छोटे छोटे दिखाई दे रहा होगा। देखिए गुजरात है, देखिए छोटे छोटे द्वीप आप दिखा रहा। महाराष्ट्र है, छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों के तट पर क्या छोटे छोटे द्वीप बहुत सारे भरे पड़े हैं, अनेक द्वीप है। बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अभी आपको बताएं कि बंगाल के खाड़ी में जो बड़ा है द्वीप है उसको क्या कहते हैं? समूह को, पूरे जोड़ को अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, समूह कहते हैं, नाम से जाना जाता है। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल से 2 भागों में अलग अलग होता है। अगर आप देखें तो द्वीप समूह 2 है, ये देख रहे हैं 10 डिग्री चैनल से कै भागों में बढ़ता है? 2 भागों में बढ़ता है। ऊपरी को अंडमान निकोबार कहते हैं ना। निकोबार द्वीप नाम से जाना जाता है। इसे द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल से बढ़ता है। ये द्वीप जलमार्ग पर्वत से ऊपरी भाग को भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इसलिए इसको देखते होंगे यहाँ सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ है। दक्षिणी बिंदु कौन? इंदिरा पॉइंट है। इसको हम आप फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। इंदिरा पॉइंट कै डिग्री है? 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। कौन पॉइंट? इंदिरा पॉइंट, जो सबसे दक्षिणी के सबसे अंतिम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट पर 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश दिसंबर 2004 में आई सुनामी में पूर्वतः डूब गया था। ये पूर्ण रूप से इंदिरा पॉइंट क्या हो गया था? डूब गया था। कब? जब 2004 में सुनामी आया था तब। किंतु फिर यह अपनी पूर्वी स्थिति में प्रकट हो गया था। अब फिर डूब के क्या हो गया? प्रकट हो गया, यानी कि ऊपर निकल गया। करा अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। अरब सागर, कौन सा अरब? अरब का सागर में है कुछ लक्षद्वीप। कौन द्वीप है? इधर है लक्षद्वीप और इधर क्या? मिनिकॉय। कौन का? मिनिकॉय। 2 सी द्वीप है अरब सागर में, लक्षद्वीप। पूरे द्वीपों समूह पर निपेश से बना हुआ है। 11 डिग्री चैनल द्वारा देश को भागों में क्या करती है? बांटती है। कै डिग्री चैनल यहाँ पर होगा? 11 डिग्री चैनल है। यह 11 डिग्री चैनल को क्या भागों में बांटता है? 2 भागों में बांटता है भारत को। इस प्रकार जब हम भारत के प्राकृतिक विभाग को अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि विषमताओं के साथ साथ ये एक दूसरे के पूरक भी हैं और हमारे प्राकृतिक संसाधन को समृद्ध बनाते हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग जल और वनों का बड़ा स्रोत हो तो विशाल मैदान अन्ना का भंडार है। वर्तमान में एक भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता लगा है कि बिहार के गंगा बेसिन त्रोनिन में खनिज तेल का भी विशाल भंडारण है। कौन तेल का विशाल भंडारण? खनिज तेल का विशाल भंडारण है। इसके अतिरिक्त विशाल मैदान प्राचीन सभ्यताओं के विकास का भी आधार रहा है। यही कारण है कि इसका प्राचीन का भी मान्यता पर आधारित रहा है। करा दक्षिण पठार भाग खनिज संपदाओं से भरा हुआ। दक्षिण जो पठार है, जो खनिज पूर्ण रूप से भरा हुआ है। 10वां में हमको पढ़ने का कौन पठार में कौन सा खनिज पाया जाता है? 10वां के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना खनिज पाया जाता है, जो हमारे औद्योगिक विकास में भरपूर सहायक हैं। और तटीय, अगला इधर देखते हैं, जो तटीय मैदान चावल की कृषि और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर अनेक पत्तनों का भी विकास हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर पत्तनों का विकास भी हुआ है। इस प्रकार भौतिक विविधताओं भारत की प्राकृतिक संपदा का भी आधार रहा है। क्या रहा है? आधार रहा है।
दोस्तों आज तक इतना ही हम लोग खत्म करते। ये चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। ओम तरह के आजा मैं सुगंधि पुष्टि बदनम उर्वा रुकनी बदनाथ मृत्यु मोचित मामृतात बोलो स्वाहा। आप नीचे ये देखिए क्या आप क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आपको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके इसका क्या कीजिए जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या लिख सकते हैं।